नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। कहते हैं ना कि लत वो बुरी आदत है जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक बार अगर हावी हो जाए तो वो व्यक्ति इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। और जब तक वो उस होश में आता है तब तक काफी देर हो गई होती है, जिसके कारण से न जाने कितने लोगों की जीवन एक साथ बर्बाद हो जाती है। आज की सच्ची घटना में ठीक कुछ ऐसा ही होता है, जिसके कारण से एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये घटना होती है मुंबई शहर की। अब मुंबई का एक इलाका पड़ता है भलंदर, और इसी भयंदर इलाके का रहने वाला गिरीश पोट। अब गिरीश जिनकी उम्र होती है करीब 35 वर्ष के आसपास की। गिरीश की पत्नी का नाम होता है मधुमती। अब मधुमती जिसकी उम्र होती है करीब 32 वर्ष। गिरीश का एक ही लड़का जिसका उम्र होता है करीब 8 वर्ष। गिरीश जो कुछ काम धंधा तो नहीं करता, लेकिन दिन भर काफी नशे में रहा करता है। मैं बात आपसे कर रहा हूं 3 दिसंबर के शाम के समय की। गिरीश अपने फुआ के बेटे नितिन के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि मैं अपने मकान के नीचे खड़ा हूं, तुम जल्दी से मिलने के लिए आ जाओ। अब जैसे इस तरह की बातें कहता है, नितिन उससे कहता है कि क्या काम है बताओ। गिरीश कहता है जो कुछ भी काम है पहले तुम मिलने के लिए तो आओ, फिर तुम्हें बताओ। लेकिन गिरीश जब नितिन के नंबर पे कॉल करता है, वो काफी हड़बड़ाहट सा लगता है उसको, जिसको सुनकर के नीतीश सोचने लगता है आखिरकार ऐसी कौन सी स्थिति है, कौन सी बात है कि गिरीश उसे इतनी काफी तेजी में बुला रहा है। अब नितिन आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता, बल्कि वहां से ऑटो पकड़ता है। करीब 10-15 मिनट में उस मकान के पास पहुंच जाता है तो देखता है कि सच में गिरीश जो है अपने मकान के नीचे ही खड़ा है। लेकिन गिरीश के पास जब वहां पे पहुंचता है, गिरीश भी नितिन से कुछ बातचीत नहीं करता, बल्कि उसको लेकर के एक ऑटो में फिर से बैठ जाता है और सीधे वहां से एक मॉल चला जाता है। अब मॉल के भीतर जब दोनों जाता है, गिरीश उस मॉल से जो है 2 प्लास्टिक के थैला, 2 चाकू और एक फिनाइल का बोतल खरीदता है। जब इन सारे सामानों को खरीदता है, यह देख करके नितिन को काफी अजीब सा लगता है। अब नितिन गिरीश से पूछताछ करता है कि इन सारे सामानों को तुम करोगे क्या। तब जाकर के गिरीश जो है नितिन से सारी सच्चाई बता देता है। अब गिरीश नितिन को बोलता है कि क्या बताऊं यार, गलती से मेरी पत्नी की मौत हो गई है और मैं जेल नहीं जाना चाहता। दरअसल उसकी लाश को ठिकाना लगाना है और तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब जिस तरह की बातें कहता है, ये सुन करके अब नितिन भी एकदम से उसका होश उड़ जाता है। नितिन को अपनों कानों पे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था जो सुना था। और नितिन को इस बात का डर लगने लगता कि पूरा पुलिस का मामला है, आज नहीं तो कल पुलिस सच्चाई तक, तह तक जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए नितिन भी अब काफी इस बात से डर जाता है। अब नितिन अपने आप को बचाने के लिए भीड़ का फायदा उठाता है और वहां से भाग जाता है। अब जैसे वो वहां से बाहर निकलता है, अब नितिन गिरीश की पत्नी मधुमती के नंबर पे कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ बताता है। अब नितिन को ये बात समझ में नहीं आता, आखिरकार वो फिर करे तो करे क्या। तभी नितिन को जो है अपना मामा याद आता है। दरअसल नितिन का मामा कोई और नहीं बल्कि गिरीश के ही पिताजी होते हैं, जिसका नाम होता है श्रीरंग पोटे। गिरीश अपने मामा श्रीरंग पोटे के नंबर पे कॉल करता है और गिरीश की सारी सच्चाई बता देता है। जब ये सारी बातें गिरीश के पिताजी को जानते हैं, वो भी काफी घबरा जाते हैं। उनको भी डर लगने लगता है कहीं ये बातें कहीं सच तो नहीं है, क्योंकि गिरीश के पिताजी को पहले से मालूम था कि गिरीश और उसकी पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आए दिन हर रोज उन दोनों के बीच हर छोटी मोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। अब नितिन के मामा कहते हैं कि तुम वहीं रुको, मैं वहां पहुंच रहा हूं, फिर हम दोनों गिरीश के घर जाएंगे। लेकिन दोनों जब गिरीश के घर जाने की बात जब करते हैं, जब घर पहुंच जाते हैं, तो इस दौरान जो है करीब 1-2 घंटा का समय बीत जाता है। जब गिरीश के घर पे ये दोनों पहुंचते हैं तो देखते हैं घर के बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। अब दरवाजे पे खड़े होकर के गिरीश और उसकी पत्नी को कई बार आवाज लगाते हैं, लेकिन भीतर से कोई आवाज ही नहीं आता है। अब जिसको देख करके गिरीश के पिताजी को ऐसा लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसीलिए गिरीश के पिता ताला नहीं तोड़ते, बल्कि अपने भांजे को लेकर के सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन चल जाते हैं। फिर जाकर के गिरीश की सारी सच्चाई पुलिस को बता देते हैं। अब पुलिस को जब ये सारी बातें सुनती है, उसे जब इस तरह की खबर लगती है, तो पुलिस जान जाती है कि महिला का मामला है। पुलिस काफी तेजी से हरकत में आती है और 2 कांस्टेबल नितिन और उसके मामा को लेकर के गिरीश के घर पे पहुंचती है। दरवाजे के ऊपर लगे ताले को तोड़कर घर के भीतर पुलिस वाले घुसते हैं,
लेकिन सबके जब जब घर के भीतर जब सबके सब लोग जाते हैं तो घर के भीतर का जो नजारा होता है वो देख करके सब का होश उड़ जाता है। दरअसल घर के भीतर वॉशिंग मशीन के ऊपर 2 चाकू होता है जिसमें खून लगा होता है और वो चाकू वही होता है जो गिरीश ने मॉल से खरीदा था। अब पुलिस जब घर की पूरी तलाशी लेती है, तलाश करते हुए जब फ्रिज को खोलती है तो आखिरकार उस फ्रिज के भीतर से गिरीश के पत्नी मधुमिता के शरीर के कुछ टुकड़े मिलते हैं और उसके शरीर के कुछ पार्ट्स, कुछ टुकड़े उसके पलंग के नीचे से भी मिल जाता है। अब दरअसल घर को भी अच्छे तरीके से तब तक साफ सफाई कर दिया गया था जिसको देख करके इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद घर में खून पड़ा है और उसको साफ करने की प्रयास की गई थी। लेकिन उस घर के भीतर गिरीश मौजूद नहीं होता है। पुलिस सबसे पहले मधुमिता के शरीर के सारे टुकड़े को इकट्ठा करके अपने कब्जे में ले लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। फिर गिरीश को अपने साथ गिरफ्तार करने के लिए उसके नंबर पे कॉल नहीं करती पुलिस, क्योंकि पुलिस वालों को ये बात पता था कि अगर गिरीश को थोड़ा सा भी भनक लग जाएगा तो भाग जाएगा। पुलिस अब गिरीश को अपने कस्टडी में लेने के लिए नितिन का सहारा ले लेती है। अब नितिन गिरीश के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि तुम जहां भी हो अपना लोकेशन तुम बताओ, तुम्हारा मदद करना चाहता हूं। नितिन जैसे इस तरह की बात करता है नंबर पे कॉल करके, गिरीश नितिन को नंबर जहां रहता है वो बता देता है। अब गिरीश कहता है कि फिलहाल मैं शिवारे पार्क में मौजूद हूँ। जैसे गिरीश का लोकेशन मिल जाता है पुलिस अपने दलबल के साथ वहां पहुंचती है और गिरीश को वहां से अपने साथ गिरफ्तार कर थाने ले आती है। फिर गिरीश से उसकी पत्नी मधुमिता की हत्या के बारे में काफी सख्ती दबाव से पूछताछ करती है। अब गिरीश भी न सिर्फ अपनी सच्चाई ही कबूल करता है बल्कि जब इस पूरे हत्या की कहानी वो बयां करता है तो सच में इसको सुनने के बाद हर किसी के शरीर के कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गिरीश जो अपने माता पिता का इकलौता संतान होता है, गिरीश के पिता का नाम होता है श्रीरंग पोटे, जो हमने बताया, जो वहीं के रहने वाले थे। श्रीरंग पोटे के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा सिर्फ एक ही बेटा गिरीश होता है। क्योंकि गिरीश अपने माता पिता का इकलौता संतान होता है इसलिए गिरीश के माता पिता भी उससे बेइंतहा प्यार ही नहीं करते उससे, बल्कि काफी मतलब खुश रखने का प्रयास करते हैं, तमाम उसके ख्वाहिशों को पूरा करने का प्रयास रहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है गिरीश की लाड़ प्यार की वजह से इस तरह से बुरा हो जाता है कि मतलब आवारा गर्दी की भर दिन क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ शराब भी पीने लगता है, इस तरह की हरकत करता है गिरीश। जब इस तरह के रास्ते पे कदम बढ़ा देता है तो गिरीश के माता पिता को भी ये सारी चीज देख करके काफी चिंता सताता है। हालांकि गिरीश के माता पिता सही रास्ते पे लाने के लिए अपने तमाम प्रयास कर लेते हैं लेकिन इसके बावजूद उनको कुछ हासिल नहीं हो पाता। अब दिन पर दिन जो है गिरीश कहीं ना कहीं बिगड़ते जा रहा था। इसीलिए गिरीश के माता पिता के कुछ रिश्तेदार उसको समझाते हुए कहते हैं कि जल्द से जल्द गिरीश की शादी कर दो। घर के भीतर जो पत्नी होगी, जिम्मेदारी जब सर पे होगा, उसकी आदत में सुधार आ जाएगी। गिरीश के माता पिता भी अपने रिश्तेदारों की बात मान लेते हैं और फिर गिरीश की शादी कराने के लिए एक लड़की की तलाश में जुट जाते हैं। लेकिन इसी बीच कई लड़कियों का रिश्ता भी पहुंचता है, लेकिन लोगों को जब गिरीश की पूरी सच्चाई पता चलती है कोई रिश्ता तय ही नहीं हो पाता। लेकिन तभी इसी दौरान मधुमिता का रिश्ता आ जाता है। अब मधुमिता के माँ का नाम होता है शकुंतला। अब दरअसल मधुमिता भी अपने माता पिता की इकलौता संतान होती है। मधुमिता जब काफी छोटी होती है तभी उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। लेकिन मधुमिता की माँ दूसरी शादी भी नहीं करती है और अपनी बच्ची को काफी अच्छे तरीके से पढ़ाती लिखाती है और काफी प्यार से उसका परवरिश भी करती है। लेकिन मधुमिता अपने माँ से ज्यादा अपनी नानी की लाडली हुआ करती है। मधुमिता की नानी का नाम होता है अहिल्या, जो फ्रांस के भीतर रहती है। अपनी पोती के नाम नानी $1000 खाते में जमा किया करती थी। जैसे जैसे मधुमिता बड़ी होती है उसके अकाउंट के भीतर करोड़ों रुपए जमा हो जाता है। अब इसका उधर उसकी माँ जो पैसे कमाती है सारा पैसा अपनी बेटी के नाम पे जमा करती है। अब शकुंतला अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक ऐसे लड़के की तलाश करती है जो अपने माता पिता के इकलौता संतान हो। शकुंतला इस बात को सोचते हैं कि इकलौते बेटे से जब अपनी बेटी की शादी करेगी तो ससुराल में जाकर उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इधर गिरीश को जब पता चलता है कि मधुमिता के पास जो है करोड़ों रुपए हैं, अब उससे वो शादी करने के लिए लालच में पड़ जाता है और फिर उससे शादी करने के लिए अपने आदतों में काफी हद तक सुधार ले आता है। लेकिन दरअसल मधुमिता और उसकी माँ के सामने जो है काफी अच्छे तरीके से पेश आने के लिए अपने तमाम आवारा दोस्तों का साथ भी छोड़ देता है। साथ ही एक प्राइवेट कंपनी के भीतर नौकरी भी करने लगता है। जो कुछ भी वो पैसा कमाता है पूरे शरीफ के तरह वो सारा पैसा ला करके अपने पिता के हाथों में थमा देता है।
जिसको देख करके गिरीश के माता पिता भी काफी खुश होते हैं। अब दरअसल गिरीश के माता पिता भी मधुमिता को कहीं ना कहीं देवी के रूप में मानने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहू इस घर में बहू बन के नहीं बल्कि लक्ष्मी बन करके आई है, क्योंकि उसके आने से पहले ही उसका बेटा सुधर गया था। अब जैसे ही गिरीश और मधुमिता की शादी हो जाती है, उसके बाद से गिरीश फिर से अपने असली औकात पे आ जाता है। अपनी नौकरी छोड़ देता है और पत्नी के पास जितने भी पैसे होते हैं सब लेकर के शराब पीता, साथ में रेड लाइट एरिया में जाना शुरू कर देता है। इस तरह की वो काम किया करता है। इस बात की जानकारी जब गिरीश की पत्नी को पता चलता है, अब मधुमिता अपने पति को काफी समझाने का प्रयास करती है, उसको नौकरी पे जाने के लिए भी कहती है, लेकिन गिरीश एक ही बात कहता है कि मेरी पत्नी करोड़पति है और जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है उसको नौकरी करने की क्या आवश्यकता है। फिर गिरीश पहले की तरह ही अपने आवारा दोस्तों के साथ काफी मटर गश्ती किया करता। लेकिन जैसे इधर इस बात की जानकारी जो है मधुमिता के मां शकुंतला को पता चलता है कि उसका पति एक नंबर का छटा हुआ शराबी है और साथ में आवारा भी है, ये बात सुनकर के वो काफी परेशान हो जाती है और इसी बात को लेकर के वो बीमार भी पड़ जाती है। इधर मधुमिता जो है किसी भी प्रकार से अपने दिल को मना करके अपने पति के साथ जीवन गुजर बसर करने लगती है। लेकिन जब कुछ साल का समय बीतता है, आखिरकार मधुमिता एक बेटे को जन्म दे देती है। लेकिन इसी चिंता से उसकी माँ इस प्रकार से बीमार होती है कि आखिरकार इसी कारण से जो है एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली जाती। लेकिन शकुंतला की जब मौत होती है तो इससे सबसे ज्यादा खुशी गिरीश को ही होता है। और मधुमिता की माँ जब इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, उसके बाद से मधुमिता भी अपने पति और बेटे को लेकर अपने माँ के घर में चली जाती है। लेकिन जब अपनी वो माँ के घर में पहुंचती है, उस घर को जब गिरीश देखता है, देख करके उसके भीतर लालच जग जाती है। दरअसल उस मकान का भी कीमत जो होता है ना वो लाखों में होता है। अब गिरीश उस मकान को भी बेचने का प्लान बनाने लगता है। लेकिन गिरीश को ये बात पता होता है कि ये मकान इतने आसानी से तो नहीं बिकेगा, क्योंकि वो मकान जो है उसकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। इसीलिए उस मकान को बेचने के लिए गिरीश अब फिर से एक चाल चलता है। और सबसे बड़ी बात कि उसकी पत्नी मधुमिता भी इस चाल में फंस जाती है। दरअसल गिरीश फिर से जो है उस मकान को बेचने के लिए एक चाल जो चलता है, अपने आदतों में फिर से सुधार ले आता है। अपनी पत्नी और बेटे से काफी मोहब्बत करने लगता है, मीठी मीठी बातें, प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। जब मधुमिता अपने पति के ऊपर फिर से भरोसा कर बैठती है, गिरीश अपने पत्नी से कहता है कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं एक बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ अपना। लेकिन उस बिजनेस को तैयार करने में करीब 50 लाख रुपए के खर्च आएंगे और हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। मेरे पास एक प्लान है कि क्यों ना इस मकान को बेच देते हैं, फिर बिजनेस कर लेते हैं। जैसे ही पैसा कमाऊंगा उन्हीं पैसों से अपना एक घर नया खरीद लूंगा। मधुमिता भी अपने पति की बातों पे विश्वास ही नहीं करती, बल्कि अपने नाम का वो जो मकान होता है करीब 43 लाख में वो बेच देती है और सारा पैसा अपने पति के नाम पे जमा करवा देती है। इधर जैसे इतना सारा पैसा गिरीश के हाथों में लगता है, फिर से वो अपने रूप में फिर से आ जाता। अब इस बार उन पैसों को उड़ाने के लिए उस शराब नहीं पीता, जब रेड लाइट एरिया के भीतर जाता अपने दोस्तों को भी वहां ले जाता, उनका भी खर्चा अपने ही जेब से भरता। अब धीरे धीरे करके उस सारा का सारा पैसा खर्च कर देता है। लेकिन जैसे इस तरह के सारे पैसे खर्च करना जब वो शुरू कर देता है, ये देख करके मधुमिता को अपने बच्चे का भविष्य को लेकर के काफी चिंता सताने लगता है। मधुमिता सोचती है कि अब वो पति से तलाक लेकर के अपने बेटे को लेकर के नानी के पास फ्रांस चली जाएगी। अब इसी सिलसिले में एक दिन जो है अपने ससुर के नंबर पे कॉल करती है, सारी बात ससुर से बता देती है। इधर गिरीश के पिता को जब ये बात पता चलती है कि उसकी बहू उसके बेटे को तलाक दे करके यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी, अब गिरीश के माता पिता तुरंत ही जो है मधुमिता के घर चले जाते हैं। फिर मधुमिता के सामने ही अपने बेटे गिरीश को काफी डांटते फटकारते हैं। लेकिन जैसे उसको इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं, गिरीश को भी ये बात पता चल जाता है कि उसकी पत्नी उसको तलाक देने वाली है। अब समझाने बुझाने के बाद जो है गिरीश के माता पिता उसके बेटे को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। लेकिन उधर गिरीश को जैसे ही पूरी सच्चाई पता चलती है, इसी बात को लेकर अपनी पत्नी से वो आए दिन फिर झगड़ा करना शुरू कर देता है। दरअसल गिरीश को डर लगने लगता है कि अगर उसकी पत्नी उसको छोड़ दिया तो फिर वो फिर फकीर हो जाएगा, वो रोड पे आ जाएगा। गिरीश अपने पत्नी को छोड़ना ही नहीं चाहता था। इसी बात को लेकर के जब लड़ाई झगड़ा होना शुरू होता है आपस में, 3 दिसंबर को दोपहर के समय गिरीश अपनी पत्नी को काफी बुरी तरीके से पीट देता है। पिटाई जब वो करना शुरू करता है ना भैया, तो उसके बाद मधुमिता बेहोश होकर
जमीन पे गिर जाती है। उसके बाद से गिरीश अपने पत्नी की गला दबा देता है, जिसके कारण से मधुमता का जो भी है उसका घटनास्थल पे मौत हो जाती है। अब उसको गिरीश को लगता है कि उसकी पत्नी बेहोश हो गई है और मधुमिता जो है ना सो वो नाटक कर रही है। लेकिन जैसे ही गिरीश मार पीट करके थक जाता है, अपनी पत्नी को ऐसा ही छोड़ देता है, अपने घर से बाहर निकल जाता है और अपने दोस्तों के साथ शाम तक इधर उधर घूमता है। शाम के समय जो वापस जब घूम घाम के वो अपने घर लौटता है तो अपनी पत्नी को बिल्कुल वैसा ही देखता है जैसे वो छोड़ के गया था। अब अपने पत्नी को जाकर उठाने के जब वो प्रयास करता है तो पता चलता है कि मधुमिता का जो शरीर है वो ठंडा पड़ गया। अब गिरीश इस बात को जान जाता है, समझ जाता है कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। अब जैसे गिरीश को ये बात पता चलता है कि उसकी पत्नी की अब मौत हो गई है, अब गिरीश को जेल जाने का डर सताने लगता है। इसीलिए गिरीश अपने आप को बचाने के लिए फिर से एक नया प्लान बनाता है। गिरीश इस बात को सोचता है कि अपनी पत्नी को डेड बॉडी को लेकर कहीं कहीं ठिकाने लगा दे, लेकिन गिरीश को इस बात का भी डर लगता है कि कहीं उसकी अगर डेड बॉडी पुलिस को मिल गई, आज नहीं तो कल वो पकड़ा ही जाएगा। इसीलिए अपनी पत्नी को वो अलग अलग हिस्सों में करके समुंदर के भीतर फेंकने का प्लान कर। अब गिरीश सोचता है कि अपनी पत्नी को डेड बॉडी को अलग अलग हिस्सों में करके समंदर में फेंक देगा, उसकी डेड बॉडी को मछलियां खा जाएगी, लेकिन उसकी डेड बॉडी कभी पुलिस को मिलेगा तक नहीं। लोग जब उसके पत्नी के बारे में पूछताछ करेंगे तो बता देगा कि उसकी पत्नी अपनी नानी के पास फ्रांस चली गई है। लेकिन ये काम भी गिरीश के अकेले बस का तो था नहीं, इसलिए गिरीश जो है अब अपने दोस्त के बारे में सोचने लगता है। तभी गिरीश के नजर में जो है उसके बुआ के बेटा नितिन याद आता है, और नितिन उसका बुआ का बेटा ही नहीं होता बल्कि उसका दोस्त भी था। शाम के समय नितिन के नंबर पे कॉल करता है और अपने घर पे वो बुला लेता है। बाहर से नितिन को लेकर के मॉल चला जाता है, और मॉल में जब नितिन को पता चलता है कि गिरीश ने अपनी पत्नी को मार दिया जान से, नितिन अपने आप को बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। जैसे ही नितिन भाग करके अपने मामा को लेकर के गिरीश के घर पे जाता है, जाने में करीब 1-2 घंटे का समय लग जाता है। इससे पहले गिरीश अपने घर चला जाता है, जो चाकू उसने मॉल से खरीदा था उसी चाकू से अपने पत्नी के शरीर के कई हिस्सों में टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, घर को अच्छे तरीके से सफाई करता है, उसके शरीर के कुछ टुकड़ों को फ्रिज में डाल देता है, कुछ को पलंग के नीचे डाल देता है, और फिर शाम के समय अपने घर से बाहर निकलता है, दरवाजे पे ताला लॉक कर देता है और बाजार चला जाता है। सच में गिरीश जो पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस गिरीश के कहने पे उसको अपने साथ गिरफ्तार कर अपने अगले दिन जिला अदालत में पेश कर देते हैं, जहां से उसको जेल भेजा जाता है। उसने पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।